सलाम पेश करता हूँ और आपसे कुछ ज़रूरी बात करने के लिए आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। आजकल हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला चर्चा में है। हमारे देश के ज़्यादातर नागरिक, मेरा ख़्याल ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को ठीक तौर पर समझते नहीं हैं और इस बारे में कोई सही राय कायम करना कि इसको सपोर्ट करना चाहिए या इसको अपोज़ करना चाहिए, यह हमारे अक्सर देशवासियों के लिए शायद आसान नहीं होता। मैं इसकी ज़रूरत महसूस करता हूँ कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो असल हकीकत है वो आपके सामने बहुत ही संक्षेप में रखूं। हमारे देश की जो बहुत बड़ी ख़ुसूसियत है वो उसकी डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है। इस देश में बेशुमार धर्मों के मानने वाले, बेशुमार कस्टम्स, परंपराओं पर अमल करने वाले, अलग अलग रीति रिवाज पर चलने वाले समुदाय हमारे देश में मौजूद हैं और ये इस देश को एक यूनिक मुकाम, एक अलग स्थान अदा कर देता है। ये बात देती है पूरी विश्व बरादरी में हमारे देश को ये एक बहुत बड़ी ख़ुसूसियत हासिल है। अब ये कोशिश करना कि सारे लोगों के रीति रिवाज ख़त्म हो जाएं, सारे लोगों की परंपराएं मिट जाएं और 140 करोड़ की आबादी वाले देश का एक एक व्यक्ति वो गोया एक ही सिस्टम को, एक ही कानून को, एक ही परंपरा को कबूल कर ले, ये चाहा जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के ज़रिए। जो इस देश की जो आत्मा है, इस देश की जो विशेषता है, ये उसके सख्त खिलाफ है। और जो लोग झूठ बोलने के आदी हैं, धोखा देने के माहिर हैं, वो इस बात को इस तरह मशहूर करते हैं कि जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के ख़िलाफ़ सिर्फ मुसलमान बोलते हैं, इसकी मुखालफत सिर्फ मुसलमान करते हैं। ये बहुत खुला हुआ धोखा है और अफसोस ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी भोपाल में अपनी चुनावी मुहिम का आगाज़ इसी मुद्दे को छेड़कर और यही गलतफहमी फैलाकर किया है कि मुसलमानों को कुछ लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के ख़िलाफ़ भड़काते हैं। मैं आज अपने देशवासियों को और विशेषकर जो हमारे देश का बहुजन समाज है, जो ज़बरदस्त बहुमत में है, मेजॉरिटी में है, मैं उसको बताना चाहता हूँ कि इस कानून का जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो आदिवासियों को होगा, वो हमारे शेड्यूल कास्ट भाइयों और बहनों को होगा, जिनको आमतौर पर लोग दलित कहते हैं। शेड्यूल ट्राइब के लोगों को होगा, जो ट्राइबल लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनको होगा। सिख भाइयों को होगा, क्रिश्चियंस को होगा, बुद्धिस्ट लोगों को होगा। अब सबकी अलग अलग कुछ आस्थाएं हैं, सबके अलग अलग
उन आस्थाओं से जुड़े हुए कानून हैं, उनके यहाँ की ट्रेडिशंस और कस्टम्स हैं, वो सब ख़त्म कर दी जाएंगी। तो ये सिर्फ मुसलमानों के का मसला बिल्कुल नहीं है, ये तो आप सब का मसला है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ज़रा सच्चाई को समझिए और इन शोषित समाजों के लीडरों और पढ़े लिखे लोगों को से ये मैं विनती करता हूँ कि आप अपने समाज के लोगों को जल्द अज जल्द सच्चाई से अवगत कराइए। उनको बताइए कि ये किस तरह हम सब के खिलाफ है। देखने में लगता है या प्रोपेगेंडा ये किया जाता है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमान क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को ज़्यादा समझते हैं और वो समझते हैं कि ये देश के लिए बहुत नुकसानदेह है, देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ सकती है, इसलिए वो इसका विरोध करते हैं। दूसरे शोषित समाजों के अक्सर लोग अभी इस बात को समझे हुए नहीं हैं कि ये इस कानून की हकीकत और असलियत क्या है। तो उन समाजों के लीडरों, उनके मार्गदर्शकों, उनके पढ़े लिखे भाइयों और बहनों का ये बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है कि वो इस सच्चाई से खुद वाकिफ़ हों और अपने अपने समाज के एक एक शख्स को, एक एक व्यक्ति को ये बात बताएं। जो भी रियायतें दी गई हैं हमारे आदिवासियों को, जल, ज़मीन और जंगल के कानून के तहत, सब छिन जाएंगी। आदिवासियों की ज़मीन को कोई ख़रीद नहीं सकता। कलेक्टर की स्पेशल परमिशन के बग़ैर जो मुश्किल से मिलती है, ये कानून भी ख़त्म हो जाएगा और उनकी लाखों एकड़ ज़मीनें बिकेंगी और उन ज़मीनों के नीचे जो ख़जाने छुपे हुए हैं वो आदिवासियों के काम नहीं आएंगे। अब तो सैटेलाइट के ज़रिए साबित हो चुका कि जिन इलाक़ों में हमारे आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं, उन इलाक़ों में बहुत ही कीमती धातें कुदरत ने छुपा रखी हैं और वो जब निकलेंगी तो मालामाल हो जाएंगे उस ज़मीन के मालिक लोग। तो इससे पहले कि वो मरहला आए, वो स्टेज आए, वो कानून ही बदला जा रहा है। अब उन ज़मीनों को ख़रीद लिया जाएगा और चंद पूंजीपति उस ज़मीन को ख़रीदेंगे। पूंजीपतियों का नाम लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है, जिनके ख़जाने में सारे देश का ख़जाना डाला जा रहा है, वही पूंजीपति उन ज़मीनों को ख़रीदेंगे और वह आदिवासी जो उसके मालिक थे, वो उन ज़मीनों में बनने वाले कारखानों में मजदूरी करेंगे। और भी इसके बहुत दूरगामी नुकसानात हैं। मैं चूँकि ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ अपने देशवासियों को और शोषित और पीड़ित समाज के लोगों को ख़ास तौर पर ये बताना चाहता हूँ और उनके लीडरों और पढ़े लिखे लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने समाज के लोगों को बताइए और उनसे कहिए कि वो लॉ कमीशन ने जो इस वक्त पूछा है इंडियन पब्लिक से, भारत की जनता से, कि आप क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को पसंद करते हैं या नहीं, तो फिर इसका जवाब सिर्फ मुसलमानों की तरफ से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इसका जवाब पूरे देश के गरीब जनता की तरफ से, पूरे देश के पिछड़े हुए समाज की तरफ से, ओबीसीज़ की तरफ से, शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब की तरफ से, आदिवासियों की तरफ से, सिखों, क्रिश्चियंस और लिंगायत लोगों की तरफ से और दूसरे तमाम समाजों के लोगों की तरफ से जाना चाहिए। नो टू यूसीसी। आप अपने इलाके के लोगों से पता कीजिए
कि लॉ कमीशन को हम अपना रिस्पांस कैसे भेजें। हम शुक्रगुजार हैं लॉ कमीशन के कि उन्होंने राय मांगी है। हालांकि इस पर हमको ताज्जुब है कि ये काम पहले हो चुका है और लॉ कमीशन 21वां लॉ कमीशन इस पर मुतमईन हो गया था कि कोई ऐसा एक कानून सबके लिए नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जाना मुमकिन है, उचित नहीं है, भारत के लिए तो बिल्कुल उचित नहीं। अब ये नहीं समझ में आता हमारे कि जब 21वां लॉ कमीशन इस बात का ऐलान कर चुका और फाइल को बंद कर चुका, तो 22वें लॉ कमीशन ने ये बहस क्यों छेड़ी है और सिर्फ एक महीने का समय क्यों दिया है। इसका जवाब हमको तब मिला जब प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश या भोपाल का जो भाषण हुआ उससे पता चला कि जो लोग ये कहते थे कि ये चुनावी मुद्दा है वो गलत नहीं कहते थे। एक बात कही जाती है कि हमारे संविधान में जो रहनुमा उसूल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, उसमें आर्टिकल 44 में ये लिखा हुआ है कि स्टेट कोशिश करेगी कि वो सब नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाए। अजीब बात है, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं इसमें और भी तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। आर्टिकल 44 से बहुत पहले बहुत कुछ और भी लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पर आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है कि भारत के नागरिकों की जो आमदनी होगी उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। हम इसकी कोशिश करेंगे, स्टेट इसकी कोशिश करेगी कि भारत के नागरिकों की आमदनी में बहुत ज़्यादा अंतर न हो। किसी की जो इनकम है बहुत ज़्यादा हो, किसी की बहुत कम हो, तो ये इसकी कोशिश की जाएगी कि ऐसा न हो। फिर भारत के जो नागरिक हैं उनके जो रहने सहने का जो अंदाज़ होगा, जो स्टेटस होगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा ऊंच नीच नहीं होगी, इसकी भी कोशिश की जाएगी। सारे ही नागरिकों को कमाने के एक से उपाय दिए जाएंगे ताकि सबकी आमदनी तकरीबन बराबर हो, आप बहुत ज़्यादा फ़र्क ना हो। अगर मैं इंग्लिश में पढ़ूँ तो उसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 38 में कि रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी, स्टेटस इम्बैलेंस एंड अदर सोशल इश्यूज़ आर एट द कोर ऑफ दिस प्रिंसिपल। फिर आगे ये भी लिखा हुआ है आर्टिकल 39 में कि सिक्योरिंग एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द सिटीजन्स बाय प्रोवाइडिंग इक्विटेबल मटेरियल रिसोर्सेज टू एवरीवन एंड स्ट्राइविंग फॉर इक्वल वर्क पे फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। आर्टिकल 41 में ये भी लिखा हुआ है, यानी आप सोचिए कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को एक सी गया आमदनी हो, एक बराबर तनख्वाह मिले। आज तक हमारे देश में जो हो रहा है वो हम देख रहे हैं कि वही काम एक महिला करती है तो उसको कम तनख्वाह दी जाती है, वही काम एक पुरुष करता है तो उसको ज़्यादा तनख्वाह दी जाती है। फिर उसमें आगे आर्टिकल 41 में to provide the right to work, right to education and right to public assistance in cases of unemployment, old age and sickness। बुढ़ापा, बीमारी या किसी के पास कोई जॉब न हो तो उस सूरत में सरकार की तरफ से उसको मदद दी जाएगी मुस्तकिल तौर पर जब तक कि उसको जॉब न मिल जाए। आर्टिकल 46 वो जो कमज़ोर तबक़ात हैं हमारे देश के, वो शोषित पीड़ित लोग जो पिछड़ गए हैं, पिछड़े हुए लोग, ओबीसीज़, SC STs, अदर वीकर सेक्शंस, उसमें ये हिदायत दी जाती है, डायरेक्शन है उसमें
कि कोई भी समाजी भेदभाव इन पिछड़े हुए लोगों के साथ नहीं होने दिया जाएगा। फिर आर्टिकल 47 में कि नशे पर पाबंदी लगाई जाएगी, कोई भी नशीली चीज़ का इस्तेमाल रोका जाएगा और वो चीज़ें जो सेहत के लिए हानिकारक हैं और जिन पर शुबा होता है कि ये शायद